हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी यूनिवर्सिटी में पर। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की और हम आज करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बनने वाले क्वेश्चनों को। जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा। और क्लास को शुरू करने से पहले जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं चैनल पर, सभी लोग वीडियो को उसको अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो साथियों, शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है तनाव, दूसरा है पिछड़ापन, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर कीजिए। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो आपको यह बताना है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आश्रित चर है, ऑप्शन नंबर 2 है स्वतंत्र चर है, ऑप्शन नंबर 3 है मध्यस्थ चर है और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, इसका आंसर करना है आप लोगों को। क्लास में लगातार बने रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आश्रित चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डॉट डॉट है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका सभी को आंसर बताना है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डॉट डॉट है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 70 से कम, 2 है 70 से ऊपर, 3 है 80 और 100 के बीच में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 70 से कम हो जाएगा। क्या होगा? 70 से कम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि स्तर में, दूसरा है अभिवृत्ति स्तर में, तीसरा है गतिवाही योग्यता में, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। सही आंसर कीजिए आप लोग। क्या होगा इसका? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति स्तर में, गतिवाही योग्यता में या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी इसके सही हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। ये सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। आंसर कीजिए सभी लोग। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? ऑप्शन 1 है पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन 2 है मनोविज्ञान, ऑप्शन 3 है वातावरण और ऑप्शन 4 है मनोदैहिक। तो बताइए इन चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, दूसरा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए सभी लोग। क्या हो जाएगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आपको बताना है शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है स्नायु मंडल। क्या है? स्नायु मंडल। दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी इसके आंसर सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भूख, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है रुचि और चौथा विश्राम। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अर्जित प्रेरक का हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रुचि जो है ये अर्जित प्रेरक का उदाहरण है, रुचि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु में। तो सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या भरना है? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? पहला ऑप्शन दिया गया 7 वर्ष में,
दूसरा है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 11 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं होगा। पहला ऑप्शन है मानक, दूसरा है निर्माणात्मक और तीसरा है योग्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं हुआ नहीं है मानक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानक जो है यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि यह कौन सी अवस्था है जब बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती है। ऑप्शन है, पहला है शैशवावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यकाल, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इन चारों में से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यकाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। पहला ऑप्शन है संबंधन, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा, तीसरा है उपलब्धि और चौथा ऑप्शन है आक्रामकता। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सभी लोग आंसर कीजिए और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, उपलब्ध इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1 है मन ने, दूसरा है सेल्डन ने, तीसरा है हिप्पोक्रेट्स ने और चौथा ऑप्शन है कैटल ने। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, हिप्पोक्रेटस ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो आप लोग आंसर कीजिए कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा है रक्षात्मक यांत्रिकता, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत विधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने साथियों के पास में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और अधिक लोगों को जोड़ लीजिए इस क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है खास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा है भिन्नता, तीसरा है प्रत्यागमन और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए आप लोग एक बार। सभी लोग आंसर कीजिए, देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है इस क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे होंगे उनका सही हो जाएगा। क्या होगा, अभिप्रेरणा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको बताना है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताना है आंसर। सभी लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पीयरमैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पूछा गया है कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, दूसरा है शारीरिक दोष, तीसरा है विशिष्ट पिछड़ापन, चौथा ऑप्शन है
स्वस्थ वातावरण। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? स्वस्थ वातावरण। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ वातावरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है करके सीखने पर, दूसरा है रटने पर, तीसरा है समस्या हल करने पर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 जो बल देता है वो देता है करके सीखने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करके सीखने पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 42, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है 48। तो आंसर कीजिए सभी लोग इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रति सप्ताह 45 घंटे जो है कार्य करने चाहिए। कितने? 45 घंटे से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। पहले है डॉट डॉट, उसके बाद में की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। पहला ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 अथवा 7 वर्ष, तीसरा है 8 अथवा 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 है समानता सिद्धांत, ऑप्शन 2 है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन सी है औपचारिक नियमों का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? आपको बताना है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रॉस ने कहा था। किसने? रॉस ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। तो सभी लोग बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का डॉट डॉट पहलू है। तो बताइए यहाँ पे मैं क्या भरना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ज्ञानात्मक। आगे है क्वेश्चन 24 चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है पूर्वानुभव, दूसरा है भाषा, तीसरा है तर्क और चौथा ऑप्शन है समस्या। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समस्या जो है चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है। समस्या जब होगी आपके पास तभी आपकी चिंता जो है प्रारंभ हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानात्मक जागृत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक जागृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावात्मक जागृत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन है डॉट डॉट बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन क्या है। पहला है पिछड़े हुए, दूसरा है प्रतिभाशाली, तीसरा है मानसिक रूप से पिछड़े और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रतिभाशाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन है बाह्य आभार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गहन दृष्टिकोण, दूसरा है सतही दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है मानकीय दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है
प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बताइए बाह्य आभार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? सतही दृष्टिकोण कहते हैं इसको है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सतही दृष्टिकोण। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। दूसरा है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। तीसरा ऑप्शन है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में पछतापूर्ण वातावरण का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है शिक्षण अनुभव, चौथा ऑप्शन है अधिगम अनुभव। तो इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नहीं होगा? शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। आप लोग इसका आंसर कीजिए। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया था? सभी लोग आंसर करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय प्रस्तुत किया गया था टर्मन के द्वारा। सी हो जाएगा इसका, टर्मन के द्वारा। तो साथियों ये थी आज की हमारी बाल विकास की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।